नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज माइंडकर और मैं हूं नवोदिता मिश्रा। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। लगभग 2 सप्ताह पहले राजधानी के कर्तव्य पथ पर संपन्न एक भव्य विशेष राष्ट्रीय आयोजन एक तरफ देश की लंबी संघर्षपूर्ण यात्रा की व्याख्या करता है, वहीं दूसरी ओर हमारी एकता की शक्ति, सामर्थ्य और संकल्प को भी रेखांकित करता है, भविष्य के पथ का मार्गदर्शन करते हुए। हम उल्लेख कर रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव के विधिवत समापन के उपलक्ष्य में आयोजित मेरी माटी मेरा देश अभियान के मुख्य इवेंट का, जिसमें देश के लगभग 766 जिलों के हजारों प्रतिनिधि देशवासियों ने अमृत कलश यात्रा करते हुए राष्ट्रीय समर स्मारक के निकट अमृत वाटिका देश को समर्पित की। हमारी संस्कृति में मिट्टी या माटी का एक अनूठा सामाजिक आध्यात्मिक अंतर संबंध है। एक ओर हमारी माटी अन्न, पेड़ पौधे, पर्यावरण जैसे मूलभूत बिंदुओं को इंगित करती है, वहीं दूसरी ओर देशवासियों की सर्वोच्च आंतरिक भावना यानी देशभक्ति की भी सूचक है। यानी सदियों से जहां ये हमारे मेहनतकश किसानों के पसीने की साक्षी रही है, वहीं इसने देश की आन बान शान की खातिर वीरों वीरांगनाओं को लाठियां और बंदूक की गोलियां खाकर अपना लहू बहाते हुए सर्वोच्च बलिदान देते हुए निकट से देखा है। इसी माटी पर परिश्रम और संघर्ष एक दूसरे के पूरक बने। इस मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन, पंच प्रण की प्रतिज्ञा एक तपस्या के रूप में देश के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करती रहेगी, सकारात्मक रूप से आधुनिक जीवन के बिंदुओं को समाहित करते हुए, खासतौर से हमारे युवाओं के भविष्य की दृष्टि से। नवंबर माह इस भूमि पर पर्वों त्योहारों से भी परिपूर्ण है। दीपावली और गुरु नानक जयंती हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत का बोध कराते हैं, आपसी भाईचारे और सेवा भाव का आध्यात्मिक और व्यवहारिक संदेश देते हैं। वहीं ये माह भगवान बिरसा मुंडा और महात्मा ज्योतिबा फुले जैसी विभूतियों के माध्यम से संघर्ष, बलिदान और समाज में स्त्री शिक्षा और नवजागरण के प्रयासों को भी रेखांकित करता है। 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। धन्य है मिट्टी इस देश की जिसने जन्म दिया अलौकिक व्यक्तित्व धारण किए अनेक सपूतों को। सुनते रहिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती। यूं तो पारंपरिक तौर पर दीपावली को अपने ही घर, अपने ही शहर, नगर, गांव में मनाने की हर किसी की कोशिश होती है। नौकरी इत्यादि के सिलसिले में बाहर रहने वाले तो परिवार के साथ पर्व मनाने के लिए अग्रिम व्यवस्था करते हैं, लेकिन कई ऐसे भी तो होते होंगे जो किसी कारणवश या पर्व के दौरान भारत की सांस्कृतिक विविधता अनुभव करने के लिए इसे पर्यटन का जरिया बनाते हो, क्योंकि हर जगह का अपना एक अलग अंदाज हो सकता है। बिल्कुल, तभी तो पत्रकार ने इस बार टिकट बुक की है सीधे बनारस की। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। भारतीय ज्ञान परंपरा के प्राचीन ग्रंथ बृहदारण्यकोपनिषद की ये पंक्तियां संपूर्ण मानव के कल्याण की प्रार्थना है। अंतस में व्याप्त अंधकार के निवारण के लिए ही दीप ज्योतिर्नमोस्तुते कहकर ज्योति की आराधना की भारतीय परंपरा प्राचीन है। सनातन धर्म ही नहीं, बौद्ध धर्म में भी दीप की महत्ता को केंद्र में रखकर अप्पदीपो भव के भगवान बुद्ध के संदेश को भी आत्मसात करती है हमारी भारतीय संस्कृति। मंद मंद कलकल बहती पवित्र गंगाधार और असंख्य दीपों की नन्ही नन्ही लौ का
अद्भुत समागम, नयनाभिराम दृश्य जो साल दर साल आंखों से होकर हृदय के मर्मस्पर्शी तल तक स्मृतियां बनकर रच बस जाता है। अंधकार के अट्टहास को चुनौती देते लाखों दीपों की ज्योति के एक अद्भुत संसार की सृष्टिकर्ता काशी का दीपावली पर्व अनूठा है। ऐसा उत्सव और कहीं नहीं। काशी में अर्धचंद्राकार लगभग 6.5 किलोमीटर विस्तृत गंगा की धारा और घाटों पर दीपावली की शाम दीपों की जगमगाहट और रोशनी में सारे घाट नहा उठते हैं और देवलोक जैसा वातावरण सृजित करते हैं। गंगाधार के बीच तैरती नौकाओं और बजड़ों से इस मनोहारी दृश्य का अवलोकन विशिष्ट अनुभव प्रदान करता है। ऊर्जा का संचार करते दीपों के पर्व दीपावली की पारंपरिक सामाजिक स्वीकृति के साथ ही देव दीपावली की प्राचीन परंपरा का अभिनव स्वरूप आज भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए आकर्षक है, प्रेरणा का अवसर है। भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में काशी की ख्याति ऐतिहासिक रही है। काशी में प्रतिवर्ष आयोजित देव दीपावली एक लोक महोत्सव का रूप ले चुका है। 7 बार 9 त्योहार की नगरी काशी अपने 4 लाखा मेलों, जहां लाख से अधिक लोग शामिल होते हैं, प्रसिद्ध रही है। क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी वाराणसी डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव ने इस पवित्र आयोजन की चर्चा करते हुए बताया, काशी के घाटों पर दीप मल्लिका, झालर और अब तमाम सांस्कृतिक आयोजन, मंत्र पाठ, उसी के साथ गंगा जी की आरती तमाम घाटों पे होती है। इसे एक ऐसा विहंगम दृश्य उपस्थित होता है कि जो भी देखता है तो वो बिल्कुल अद्भुत छटा उभर के सामने आती है। प्रशासन अपनी तरफ से सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराता है। उन्हीं घाटों पे दिया जलाना है, उन्हीं घाटों पे आरती होनी है, उन्हीं पे सांस्कृतिक आयोजन होना है, उसी पे लोगों को रहना है, वहीं से देखना है। तो उनके इस आनंद में भी कोई बाधा न हो और आयोजन स्पष्ट रूप से हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से कटिबद्ध रहता है। दीप हमारी अलौकिक सभ्यता, संस्कृति और प्रकृति के प्रतीक हैं। वर्तमान तकनीकी विकास के परिणाम डिजिटल लाइट और चकाचौंध करती प्रकाश धारा के बीच भी दीपक की टिमटिमाती लौ हमें अंतश्चेतना प्रदान करती है। दीप केवल तेल, रुई की बाती या दीप पात्र ही नहीं, बल्कि परोपकार के लिए, लोक कल्याण के लिए अपना उत्सर्ग करने, अपने जीवन की आहुति की प्रेरणा देते हैं, जीवन की नश्वरता के प्रति आगाह भी करते हैं। पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य बताते हैं, काशी में तो महादेव जो हैं वो नित्य प्रति नाद स्वरूप हैं और नादा प्रकाशाभावे नाद ज्योति, इसलिए देव दीपावली भी इसी सम्यक डिवाइन कॉन्शियसनेस के जो एनलाइटमेंट है, प्रकाशित करना, आलोकित करना, यह आलोक पर्व है, उससे हमारी दिव्यता जागृत हो, इसलिए काशी में दीपावली भी मनाई जाती है। कहते हैं उत्सव प्रिया मानवा, मानव की इसी उत्सव धर्मिता का साक्षी काशी का दीपावली महोत्सव अध्यात्म और आस्था विश्वास को दीपों की लौ में पिरोकर एक देवलोक जैसा दृश्य सृजित करता है। आस्था के लोक पर्व के रूप में मान्यता की अनेक कथाएं और प्रसंग हैं। काशी विद्वत परिषद के संगठन मंत्री गोविंद शर्मा मानते हैं, कार्तिक में गंगा स्नान, कार्तिक में दीपदान, कार्तिक में पूर्वजों का स्मरण, ये पूरे 1 महीने तक हम लोग करते हैं और इसकी पूर्णता जो है वो कार्तिक की पूर्णिमा को होती है। तो कार्तिक की जो अमावस्या होती है उस दिन हम दीपावली मनाते हैं और जो कार्तिक की पूर्णिमा होती है उस दिन हम देव दीपावली मनाते हैं। और अब तो जो काशी की देव दीपावली है वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और अगर मैं ये कहूँ कि अब देव दीपावली काशी का सबसे बड़ा त्योहार हो गया है जिसमें शामिल होने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं, तो इसमें किसी तरह की कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा के प्रमाण है कि 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन के हर्ष में देवताओं तथा अयोध्या के पुरवासियों द्वारा दीपावली मनाई गई थी। पौराणिक काल से चली आ रही दीपावली की परंपरा को दोबारा सन
1780 में विश्वनाथ मंदिर के नवीकरण निर्माण के बाद महारानी अहिल्याबाई ने पंचगंगा घाट पर पत्थरों से निर्मित 2000 दीप स्तंभ का निर्माण कराकर जीवंत किया। हर साल इस हजारा पर दीप प्रज्वलन की प्राचीन परंपरा निर्बाध रूप से सदैव छोटे आयोजन के रूप में जीवंत रही। यह सिलसिला जारी रहा और आज काशी के सभी 84 घाट दीपावली के साक्षी बन चुके हैं। दीपावली केवल धार्मिक, आध्यात्मिक या सांस्कृतिक पर्व ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीयता के एक विशेष पर्व का भी रूप ले चुका है। घाटों पर लाखों दीपों की जगमग के साथ ही शहीदों की स्मृति में भी आकाशदीप समर्पित किए जाते हैं। अमर वीर सैनिकों की स्मृति को दैनिक गंगा आरती की संयोजक संस्था गंगा सेवा निधि ने ज्योति तर्पण के आयोजन के रूप में स्थापित किया है। शहीदों और महापुरुषों को दीप समर्पण के बाद सूरज ढलते ही गंगा तट के घाट दीपों से जगमगा उठते हैं। गंगा की धारा में बहते अनगिनत टिमटिमाते दीप और घाटों पर सजाए गए दीपों की अद्भुत अद्वितीय छटा दर्शकों की आंखों में स्वाभाविक रूप से रच बस जाती है। सभी को ऐसी अनुभूति होती है कि समग्र रूप से सृजित दीपों की लौ केवल बाहरी भौतिक दुनिया की शाम के भौतिक अंधियारे को ही नहीं, हमारे अंतस के कलुष और अंधकार को भी विनष्ट करती है। केवल गंगा तट या गंगा के घाटों तक ही दीपावली सीमित नहीं रह गई है। काशी और आसपास के कुंडों, तालाबों, कुओं और मंदिरों के साथ ही दीपावली का अंतर्धार्मिक स्वरूप भी विकसित हो चुका है। जगमगाते घाट और इस दिन दीपदान कर आराधना का प्रेरक वातावरण इस अवसर की विशिष्टता है। काशी में दीप की महत्ता है। दीपावली की ये परंपरा समय के थपेड़ों के बीच भी जीवित और जीवंत है। मानव जीवन में दीप की इसी महत्ता को कवयित्री महादेवी वर्मा ने व्यक्त किया है, जो देव दीपावली का भी संदेश है। दीप मेरे जल अकंपित, आंधियां चाहे बुझाना, लो न अपनी थरथराना, तुम थपेड़ों में हवा के, देखना मत हार जाना। नमामि दीप गंगे। आलेख प्रोफेसर राम मोहन पाठक। वाचन स्वर पांडुरंग पुराणिक और आकांक्षा सिंह। संकलन सहयोग अरविंद कुमार गुप्ता। संयोजन राजेश कुमार गौतम। प्रस्तुति अशोक पांडेय। आकाशवाणी वाराणसी। कार्तिक मास की महिमा का अध्ययन करें तो पाएंगे कि इसमें किसी न किसी तिथि के साथ इस विविध विशाल देश का कोई न कोई पर्व बिंदु जुड़ा हुआ है। यानी पर्यटन और आस्था को संयुक्त पटल पर देखने का एक सुअवसर। सूर्य षष्ठी या छठ, प्रबोधिनी एकादशी, जगतधात्री पूजा और तुलसी विवाह ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं। दक्षिण भारत में भी कार्तिक पूर्णिमा तक अनेक महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का सीधा संबंध प्रथम गुरु बाबा गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व, उनके जन्मोत्सव से है। दार्शनिक, समाज सुधारक, कवि, पथ प्रदर्शक इस बहुआयामी व्यक्तित्व ने मानवता का युग मार्गदर्शन किया। मानवता, सेवा भाव और त्याग के सिद्धांतों पर रची उनकी शिक्षा आज भी सबके लिए प्रासंगिक है। उनके द्वारा संस्थापित गुरु परंपरा के सार को उद्धृत करते हुए डॉक्टर बलविंदर सिंह। सिख गुरु परंपरा का शुभारंभ मानवीय प्रेम और करुणा से हुआ। सन 1469 ईस्वी में जन्मे श्री गुरु नानक देव जी इस गुरु परंपरा के प्रथम संवाहक रहे, जिन्होंने मानवता के उच्च आदर्शों के लिए सर्वस्व अर्पण किया। तप, त्याग और बलिदान की इस परंपरा ने मानवता की रक्षा के साथ साथ भारत के राष्ट्रीय गौरव को भी जीवंत बनाए रखा।
सिख गुरु परंपरा के महान प्रदेय को संगत प्रथा के रूप में देखा जा सकता है। गुरु नानक देव जी ने सदाचारितापूर्ण जीवन के लिए सत्संग के महत्व को स्वीकार किया। इस उद्देश्य से उन्होंने संगत प्रथा का आरंभ किया। इस प्रथा के अनुसार विभिन्न स्थानों से आए श्रद्धालु एक साथ मिल बैठकर सत्संग से लाभान्वित होते थे। गुरुजी मानवता के परम हितैषी थे, अतः उन्होंने निर्धनों, भूखे प्यासों, अपाहिजों, विवश लोगों और यात्रियों को भोजन कराना आरंभ किया। धर्म, जाति, संप्रदाय, ऊंच नीच, छुआछूत के भेदभाव से रहित इस प्रथा को लंगर प्रथा का नाम दिया गया। यह गुरुजी के महान वाक्य किरत करो, नाम जपो, वंड छको अर्थात पुरुषार्थ करो, प्रभु नाम स्मरण करो और मिल बांट कर खाओ का प्रायोगिक रूप था। आज भी इस प्रथा का गौरवशाली रूप सतत प्रवाहमान है। श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी तीर्थ यात्राओं अर्थात उदासियों के दौरान जहां लोगों के बीच ईश्वर की सर्वव्यापकता का संदेश प्रचारित किया, वहीं उन्होंने भारत देश के राष्ट्रीय गौरव को अक्षुण्ण बनाए रखने का कार्य भी किया। विदेशी आक्रांताओं के विरोध में स्वर बुलंद करते हुए उन्होंने कहा, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, ऐती मार पई कुरलाने, तैंकी दर्द न आया। गुरुजी ने विदेशी आक्रांताओं को पाप की बारात लेकर आने वाला तथा भारतीय जनता का शोषण करने वाला कहा। सिख गुरु परंपरा के द्वितीय गुरु अंगद देव जी ने भी श्रेयस्कर कार्य किया। सन 1539 ईस्वी में गोलोक धाम पधारने से पहले ही श्री गुरु नानक देव जी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। उन्होंने गुरुमुखी लिपि के विकास में गतिशीलता लाई। गुरु के मुख से निश्रित शिक्षाओं को लिपिबद्ध करने के लिए इस लिपि का प्रचलन हुआ। गुरु अंगद देव ने गुरु नानक देव जी के पदों को एकत्र करवाकर उनका उच्चारण तथा उन पर विचार कराना आरंभ करवाया। इसके फलस्वरूप श्रद्धालु सरल सरस बोधगम्य वाणी की ओर आकर्षित होते गए। गारहस्थ को महत्व देते हुए गुरु अंगद देव जी ने श्रद्धालुओं को गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए उच्च मानवीय आदर्शों को अपनाने पर बल दिया। उनकी दृष्टि से सदाचार युक्त जीवन यापन के लिए गृह त्याग आवश्यक नहीं है। द्वितीय सिख गुरु द्वारा व्यास नदी के किनारे खडूर नामक स्थान के निकट गोविंदवाल नगर की नींव रखी गई। नगर को सिखों के तीर्थ के रूप में विकसित किया गया। आज भी यहाँ गुरुद्वारा खडूर साहिब स्थित है। सिख गुरु परंपरा को आगे बढ़ाते हुए तीसरे गुरु अमरदास जी ने द्वितीय गुरु द्वारा स्थापित गोविंदवाल में बावड़ी का निर्माण कराया। इससे स्थानीय लोगों तथा आने जाने वाले यात्रियों को पानी पीने की सुविधा हो गई। गुरु अमरदास जी ने पवित्र आचरण वाले 22 श्रद्धालुओं को मंजी के रूप में गठित किया। ये श्रद्धालु अलग अलग क्षेत्र में जाकर अन्य श्रद्धालुओं से प्राप्त होने वाली दान राशि को गुरु के कोष में जमा करवाते थे। इस प्रकार गुरु का लंगर व अन्य धार्मिक कार्यों को चलाने में सहायता मिलती गई। तृतीय गुरु ने भारत के पर्वों यथा दिवाली, वैशाखी, लोहड़ी, माघी आदि को उल्लास पूर्वक मनाना आरंभ किया। ऐसे अवसरों पर संगत के एकत्रीकरण और सांस्कृतिक समरसता का मार्ग प्रशस्त होता गया। सामाजिक सुधारों की दिशा में तीसरे गुरुजी ने सती प्रथा, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाओं का विरोध किया। उन्होंने समय समय पर अपने अनुयायियों को इन कुप्रथाओं से बचने का आग्रह किया। सिख गुरु परंपरा का संवहन करते हुए चतुर्थ गुरु रामदास जी ने सन 1577 ईस्वी में रामदासपुर नगर की स्थापना की। इस नगर में उन्होंने संतोखसर तथा अमृतसर नामक 2 सरोवरों का निर्माण करवाया। कालांतर में इसी अमृतसर अर्थात अमृत वाले सरोवर के नाम पर नए नगर का नामकरण हुआ। यह विश्व विख्यात अमृतसर नगर आज सिख पंथ का महत्वपूर्ण केंद्र है। गुरु रामदास जी ने सरोवरों के निर्माण एवं नगर के विकास हेतु धन की आवश्यकता को समझा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को विभिन्न क्षेत्रों में भेजा। गुरु जी के ये प्रतिनिधि धर्म प्रचार के साथ साथ श्रद्धालुओं से मिला हुआ धन भी एकत्र करते थे। इन्हें ही मसंद कहा गया। मसंदों के कार्यों के फलस्वरूप तत्कालीन रामदासपुर नगर बसाने को बहुत सहायता हो गई। सिख गुरु परंपरा के अंतर्गत 5वें गुरु अर्जन देव जी ने
सन 1581 ईस्वी में गुरुगद्दी प्राप्त की। अपने गुरुगद्दी के 25 वर्षों में उन्होंने सिख गुरु परंपरा को ऐतिहासिक मोड़ दिया। उनके अवदान के रूप में 1604 ईस्वी में सिख गुरुओं, संतों, सूफियों व भाटों की वाणी को एकत्र करवाकर ग्रंथ का संपादन करवाना अन्यतम कार्य है। परवर्ती काल में उपर्युक्त ग्रंथ को पोथी साहिब और श्री गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाने लगा। यह सिख श्रद्धालुओं के लिए वंदनीय ग्रंथ बना। 5वें गुरु अर्जन देव जी ने अमृतसर सरोवर के बीचों बीच एक मंदिर की नींव रखवाई, जिसे हरि मंदिर कहा गया। गुरु जी ने इस मंदिर के 4 द्वार बनवाए, जो चारों दिशाओं से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुले रहते थे। समय के साथ साथ हरि मंदिर श्रद्धालुओं के लिए अगाध श्रद्धा का केंद्र बना। इसके आसपास एक सुंदर नगर विकसित होता चला गया। गुरु अर्जुन देव जी ने हरि मंदिर के अतिरिक्त माझा क्षेत्र में एक सरोवर की खुदाई कराई। इसका नाम तरन तारन रखा गया। यह स्थान इतना विकसित हुआ कि वर्तमान में तरन तारन पंजाब का एक जिला बन गया है। इसी प्रकार गुरु जी ने सतलुज और ब्यास नदी के बीच दोआबा क्षेत्र में करतारपुर नगर निर्माण कराकर वहां गंगसर नामक सरोवर भी बनाया। तत्कालीन शासकों के आदेशानुसार 5वें गुरु अर्जुन देव जी को शहीद किया गया और इसने परवर्ती सिख परंपरा और भारतीय इतिहास पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डाला। सिख गुरु परंपरा का संवहन करते हुए 6ठे गुरु हरगोबिंद जी ने आध्यात्मिक ऊंचाई के साथ साथ सैनिक कौशल को भी आवश्यक समझा। इसी के अंतर्गत उन्होंने सच्चे पातशाह की उपाधि धारण की और हरिमंदिर के निकट अकाल तख्त साहिब की नींव रखी। यहीं से ही गतिविधियों का संचालन होता था। सैनिक प्रणाली का संचालन करते हुए उन्होंने 800 घोड़े, 300 घुड़सवार और 60 बंदूकचियों के रूप में सैनिक संगठन भी तैयार किया। सिख गुरु परंपरा के अंतर्गत 7वें और 8वें गुरु हर राय और गुरु हर कृष्ण को अल्प अवधि ही मिली और इसके पश्चात 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने सिख परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आनंदपुर साहिब नगर की स्थापना की और पहले गुरु की भांति भारत और भारत से बाहर कई यात्राओं का आरंभ किया। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने लोगों में आध्यात्मिक चेतना भरी। गुरु तेग बहादुर जी ने देश की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दे दिया। उनके बलिदान की पुण्य स्मृति को समर्पित दिल्ली में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब व गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब बनाया गया है। इसके पश्चात सिख गुरु परंपरा के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी शास्त्रीय समाचरित का अनुपालन करने वाले संत सिपाही हुए। उन्होंने बैसाखी वाले दिन 1699 ईस्वी को आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की। विभिन्न जातियों से 5 सिख चुने और उनको आदर्श मानकर यह संदेश दिया कि जो भी सिख होगा वह पवित्र आचरण का धारक होगा। उन्होंने अपने विद्या दरबार की स्थापना की। कहा जाता है कि उनके विद्या दरबार में 52 कवि थे। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी संस्कृत, फारसी, ब्रज भाषा के प्रकांड विद्वान रहे। उन्होंने तत्कालीन समय की आवश्यकता को समझते हुए सिखों में सैनिक भावना को भरा और समय आने पर मुगलों के साथ लोहा लेने के लिए अपने परिवार, पुत्रों और स्वयं को भी होम कर दिया। उनका तप, त्याग, बलिदान पूरे भारत के जनमानस में प्रेरणा भरता रहेगा। आध्यात्मिक कार्यों को प्रोत्साहित करते हुए श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने 9वें गुरु तेग बहादुर जी की वाणी को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया। यह उनका धार्मिक दृष्टि से अन्यतम कार्य रहा। गुरु परंपरा के अंतर्गत श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के उपरांत श्री गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु पद के रूप में सुशोभित किया गया है। इस प्रकार मानवीय प्रेम और करुणा पर आधारित सिख गुरु परंपरा ने तप, त्याग और बलिदान के मानक स्थापित किए और पूरे ब्रह्मांड के जनमानस को शांति, प्रेम और सौहार्द का संदेश दिया। सिख गुरु परंपरा की ऐतिहासिकता का सार आपने सुना। आलेख और वाचन स्वर डॉक्टर बलविंदर सिंह। प्रस्तुति सोहन कुमार, आकाशवाणी जालंधर। पर्वों के उत्साह का माहौल है।
ऐसे में लोकप्रिय कला संस्कृति को भी छुआ जाए तो क्या हर्ज है? दरअसल क्या है, हमारा सिनेमा भी एक तरह से आधुनिक पॉपुलर कल्चर का ही संवाहक है, लेकिन अक्सर मनोरंजन, चमक धमक और व्यापार के बिंदुओं के आगे हम सीमित से हो जाते हैं। कई बार इस बात को अनदेखा करते हुए कि इस लोकप्रिय विधा में भी तो शुद्ध कला संस्कृति के मौलिक एलिमेंट्स का उपयोग किया गया होगा। कुछ फिल्मों में कहानी के अनुसार इसे जरूर लागू किया जाता है, खासतौर पर वो फिल्में जो चयनित होती हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिए। आजकल अभिनय, सिनेमेटोग्राफी और कला निर्देशन का चोली दामन का साथ है कैरेक्टर डिजाइन की विधा के साथ। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित कलाकार प्रीतिशील सिंह डिसूजा पत्रिका के साथ एक अंतरंग बातचीत में, मेरा पूरा नाम है प्रीतिशील सिंह डिसूजा, मैं कैरेक्टर डिजाइनर हूँ। मैं फिल्म्स में कैरेक्टर कैसा दिखेगा, जो स्टोरी को जस्टिफाई करेगा, जो इम्पोर्टेंट मेन लीड से लेके सिंपल पासिंग बाय का जो भी लुक होता है वो पूरा डिजाइन करती है। प्रीतिशील, मेकअप वर्ड तो हमें मालूम था, हाँ जी। हमें ये नहीं मालूम था कि अब उसका विस्तार इतना बड़ा हो गया है कि उसको कैरेक्टर डिजाइन कहा जाने लगा है। तो क्या मेकअप भी इसी का एक सबसेट है? हाँ जी, मेकअप भी एक सबसेट है। जब हम कैरेक्टर डिजाइन करते हैं उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि आपका हेयर इन्वॉल्व होता है। अगर मेरे को सपोज किसी को बूढ़ा करना है या किसी को थोड़ा सा प्लम्पी बनाना है या कोई क्रीचर बनाना है या हॉरर बनाना है, तो अब मेरे को उस आदमी या उस औरत की एनाटॉमी चेंज करनी पड़ेगी, जो जिसमें प्रोस्थेटिक्स एक रोल प्ले करता है। एंड ऑब्वियसली मेकअप तो है ही है। तो जब हम ये सब चीजें मिला के एक नया रूप किरदार क्रिएट करते हैं, उसको हम एक नया कैरेक्टर कहते हैं। पहले इतना, आपने सही बोला, बिल्कुल सही बोला कि पहले इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था इस चीज को। अब जाके लोगों ने रियलाइज करना शुरू कर दिया है कि दिस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट। मैं हमेशा स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ, मेरे दिमाग में एक अपना एक इमेज चल रहा होता है, अच्छा उसका मे बी ऐसा स्कार हो, वो डेजर्ट से पास कर रहा है तो स्किन बर्न हुई होगी, टेक्सचर आया होगा, सांवला हो गया होगा, टैनिंग हुई होगी, यहाँ बर्फीले इलाके में है तो होंठ फटे होंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें कैरेक्टर को बनाने में बहुत हेल्प करती हैं। तो इन सबको मैं पढ़ के कैरेक्टर के फ्लॉज क्या है, मोटिव्स क्या होगा, उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके डिसऑर्डर्स क्या है, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, इन सबको मिला के हमें कैरेक्टर को क्रिएट करती हूँ, जिसमें फिर एक्टर आके अपना जान डालता है और उसको आगे लेके जाता है। प्रीतिशील, हम ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि भाई ग्राफिक और डिजिटल का जमाना है, तो फिर आप जैसे क्रिएटिव, क्या उसका परसेंटेज कम हो गया है, आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसका, या आपने उसको भी इस्तेमाल करना शुरू किया है? आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। हमेशा एक प्रोसेस बहुत जरूरी चीज होती है, जो मैं हमेशा एम्फसाइज करती हूँ, स्पेशली इंडियन सिनेमा में भी, कि हमको प्रेपरेशन बहुत अच्छे से करनी चाहिए कि जब हम फ्लोर पे जाएं हमको पता है कि हम क्या कर रहे हैं। मेरे को 13 साल हो गए इंडस्ट्री में काम करते हुए, और मैं शुरू से ही डायरेक्टर को डिजिटल डिजाइन्स बना के देती थी। ये तो अभी एआई का अभी आपने अब सुना है, ये मैं फोटोशॉप में बहुत पहले से करती, स्केच आर्ट बना के पहले से दिखाती थी डायरेक्टर को कि आपका एक्टर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, इन 3 टाइप का लग सकता है, आपको क्या पसंद है आप उसमें से चूज कीजिए। जैसे डायरेक्टर को चूज करते हैं, फिर मैं वो जाके एग्जीक्यूट करके उनको दिखाती थी। अभी आप एआई आ गया है, पर एआई बहुत लिमिटेड है। आप अगर सोचेंगे कि हाँ उन्होंने हमारा दिमाग रिप्लेस कर दिया, है, हाईली डाउट दैट। मैं अगर बोलूं कि अगर किसी को कृष्ण भगवान बनाना है तो एआई सबका उसी प्रकार का जूड़ा बना के देगा, उसी प्रकार का नीला रंग दागेगा। हम एक कैरेक्टर को अलग कैसे दिखाते हैं, उसकी पर्सनालिटी पे, उसकी शक्ल पे काम करते हैं। अगर मेरे को आपके फेस पे काम करना है, आपकी मैं फेस को रीड करूंगी, स्टडी करूंगी कि आपका मैं फेस और हाईलाइट करके उसको और इस कैरेक्टर की तरफ मैं कैसे लेके जा सकती हूँ। भगवान ने सबकी अलग शक्लें दी हैं, तो सबको हम एक प्रकार से तो देख नहीं सकते, सबका एक अलग अलग नजरिया, रूप देखना बहुत जरूरी है। तो मैं उस प्रकार से काम करती हूँ। और एआई का इतना दिमाग नहीं है अभी तो एआई को इंडिया की इतनी लैंग्वेजेस समझनी पड़ेंगी, इतने कल्चर समझने पड़ेंगे। इंडिया तो एक देश है, पूरे दुनिया का, वो भी हजारों साल पुराना, इतनी पुरानी संस्कृति है। इतनी आसानी से कंप्यूटर, आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है। सिनेमा, कला और संस्कृति राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित कलाकार कैरेक्टर डिजाइनर प्रीतिशील सिंह डिसूजा को आपने सुना। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। नवंबर माह में इस सुहावने मौसम में बच्चों के घूमने फिरने के बारे में भी तो सोचना चाहिए, है ना?
कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाला पुष्कर मेला उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। एक तरफ ऊंट, घोड़े और जीप सफारी, तो दूसरी ओर राजस्थानी लोक संगीत और नृत्य, लगे हाथ ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन और भी कई आकर्षण। तो हो आइए पुष्कर। ऋषभोत्सवम इस बार कार्तिक माह का ये अनूठा उत्सव आयोजित कर रहा है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का इंडियन नॉलेज सिस्टम्स डिवीजन, यानी भारतीय पशुधन, पारंपरिक कृषि और आधुनिक विज्ञान के बिंदुओं का बेजोड़ संगम। इसका सीधा संबंध है भारतीय वृषभ यानी नंदी की नस्ल को बढ़ावा देने और प्राकृतिक खेती में हल चलाकर उपज उगाने की स्वास्थ्यपद प्रणाली का पुनरुद्धार करने से। यानी हर तरह से माटी भी खुश, पारिवारिक दृष्टि से पशुधन भी खुश और इधर किसान और उपभोक्ता भी लाभान्वित। यही है ऋषभोत्सवम का सार। आगामी अंकों में हम इसे विस्तार पूर्वक देखेंगे। समय का यह पड़ाव देश के कुछ मूर्धन्य हस्ताक्षरों की जीवन चक्र तिथियों के साथ जुड़ा हुआ है। लाला लाजपत राय, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित शंभू महाराज, विदुषी सितारा देवी, विदुषी माणिक वर्मा और वासुदेव एस गायतोंडे के अतुलनीय योगदान को संस्कृति भारती का नमन। मनोज माइंडकर और नवोदिता मिश्रा को अब अनुमति दे। नमस्कार।